नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। शेयर बाजार और राजनीति सिक्के के दो पहलू हैं। शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर आसमान छूने लगे, उछाल मारने लगे और कौन सा शेयर धराशायी हो जाए, ये पता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राजनीति में कब किसका सिक्का चल जाए या कौन जमीन पर गिर जाए और कौन आसमान पर चढ़ जाए, किसका भाव आसमान पर चला जाए, ये पता नहीं होता है। फेमस शेयर गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि शेयर बाजार में हलचल है तो आप चैन से सोइए, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, और यदि बाजार में हलचल नहीं है तो फिर चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपके शेयर खतरे में हैं, वो मुंह के बल गिर सकते हैं। भारतीय राजनीति में वॉरेन बफेट का ये फार्मूला लागू होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में यानी कांग्रेस में इतनी उथल पुथल मची है कि कोई भी राजनीतिक पंडित, चाणक्य, जो भी नाम दें, टिप्पणी करने से पहले 10 मर्तबा सोचेगा। सोचिए, जिन गहलोत साहब के हाथों में पूरी पार्टी की कमान दिन जा रही थी, वह अब संदिग्ध हो गए हैं और कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर चल रहे दिग्विजय सिंह की बल्ले बल्ले हो गई है। राजस्थान में सियासी उथल पुथल तेज है। गहलोत ने दिल्ली पहुंचकर मैडम सोनिया गांधी को सॉरी बोल दिया है, लेकिन क्या सॉरी बोलने भर से वो गुनाह माफ हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए अब शशि थरूर और दिग्विजय सिंह में एक तरीके से मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ने पर्चे ले लिए हैं, लेकिन अशोक गहलोत इस पूरी रेस से बाहर हो गए और खुद भी उन्होंने इस बात का इजहार खुद किया। उन्होंने ये कभी कभी होता है ना, नेतृत्व जो नहीं चाहता वो उसी व्यक्ति से कहलवाता है ताकि उसका भी सम्मान बचा रहे। क्योंकि अशोक गहलोत करीब 50 साल से कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। एक एरा, इसको कह सकते हैं कि ये एरा पॉलिटिशियन है। एक युग इन्होंने पार्टी में जिया है विभिन्न पदों में। और दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक चित्र भी काफी वायरल हो रहा, दोनों का साथ में। अभी देर शाम जिस अंदाज में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की, जिस अंदाज में उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लगभग ये तय हो गया है कि वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ही हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उनका बड़ा लॉस हो गया और दिग्विजय सिंह द बॉस बन गए। ये साफ एक तरीके से स्पष्ट हो गया है। पत्रकारों ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि भाई राहुल गांधी किसको वोट देंगे, अपना शशि थरूर को या आपको? उन्होंने कहा ये सवाल राहुल गांधी से कीजिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अभी देर शाम मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर वह अध्यक्ष बनते हैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चेहरा नहीं होंगे, उनकी लीडरशिप चेहरा होगी। यानी गांधी परिवार 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि अध्यक्ष बनने का यह मतलब नहीं है कि पार्टी में वो मनमानी करेंगे या पार्टी के सुप्रीम लीडर वो हैं। नहीं, सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अभी भी कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। एक तरीके से यूं कहिए कि सुप्रीम लीडरशिप, उन्होंने फर्क बताया कि लीडरशिप और अध्यक्ष में फर्क होता है। फिलहाल उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी वो कैंपेन करेंगे अपने चुनाव के लिए, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए करेंगे। वो अलग से कोई कुछ नहीं करने जा रहे हैं। 300 किलोमीटर की यात्रा लगभग वो करके आए हैं और फिर वो पर्चा दाखिल करने के बाद पुनः उस भारत जोड़ो यात्रा में जाकर शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह की बातचीत से अब सारी चीज़ें साफ हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी लगभग साफ हो जाएंगी आने वाले दिनों में। शायद परिवारवाद को लेकर हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहने वाली कांग्रेस में ऐसा लग रहा था, जब अशोक गहलोत का नाम आया और अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने भारत जोड़ो यात्रा में गए, वहां से लौट कर आए और ये कहा गया कि अशोक गहलोत पर्चा दाखिल करेंगे और एक तरीके से हाईकमान ने भी कह दिया था कि आप पर्चा दाखिल कीजिए और कांग्रेस के अध्यक्ष उनका बनना तय हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी और के प्रवक्ता और मीडिया के एक बड़ा खेमा इस बात को कह रहा था
कि एक बार फिर गहलोत सोनिया गांधी के रिमोट की तरह, यानी एक बार फिर कांग्रेस में ठीक है, गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन रिमोट वाला अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन एकाएक रिमोट में ही ब्लास्ट हो गया। जब कहते हैं ना कभी शॉर्ट सर्किट होता है, सेल पड़ते हैं रिमोट में, वही ब्लास्ट हो गया। क्या गांधी परिवार ने भी सोचा था, क्या किसी ने सोचा था कि अशोक गहलोत के खेमे के लोग बगावत कर देंगे और वो अध्यक्ष बनते बनते रह जाएंगे? तो इससे ये तो साफ हो गया कि अशोक गहलोत ना मुख्यमंत्री के रूप में रिमोट में काम करने वाले हैं और ना अध्यक्ष के रूप में करते। जिनका भी ये असेसमेंट था, चाहे वो मीडिया हो चाहे विरोधी दल के लोग हों, ये बिल्कुल गलत था। और आज ये बात मैं एक बार फिर कह दूंगा, इस मंच से, मंथन के इस मंच से कह दूंगा, इस बात को मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह भी रिमोट वाले अध्यक्ष नहीं होंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस में डेमोक्रेसी लौट रही है, जबकि उधर भारतीय जनता पार्टी में 3 साल के लिए नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आप तय कीजिए। उधर राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, 12वीं बार पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को तिबारा बागडोर मिल गई है। मुलायम के बाद अखिलेश लगातार सपा के मुखिया बने हैं, दूसरा कोई अब तक बन नहीं पाया है। बिहार में लालू की लेगेसी क्या आगे कायम रह पाएगी? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या। और इस पर भी एक सवाल है कि क्या ये राजशाही है? तो आज मंथन इसी पर, लोकतंत्र बनाम राजशाही। कुछ बयानात सुनिए। जब सोनिया गांधी से आज शाम को अशोक गहलोत को मिलने का वक्त मिला तो उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी और सामने सामने मिलकर उन्होंने सॉरी बोला। पत्रकारों से जब वहां से निकले तो बहुत बहुप्रतीक्षित था, जो घटनाक्रम 4-5 दिन से चल रहा था, उस घटनाक्रम का नायक अपने सुप्रीम लीडर से मिलकर बाहर निकला है। और उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से सोनिया गांधी को कन्विंस किया। हाईकमान नाराज है या प्रसन्न है? अशोक गहलोत की बहुत सारी बातों में आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। आगे आप अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ेंगे? सर, आप अध्यक्ष पद की चुनाव लड़ेंगे? आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे पार्टी का? देखिए, ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर। और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो। और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप। पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। I represent myself. What do you have to say? You will file your nomination at what time tomorrow? At what time tomorrow, sir? Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. We will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? बहुत सारे सवालों की बौछार दिग्विजय सिंह पर, सबका जवाब उन्होंने दिया कि ठीक है, जिस दिन नामांकन वापसी का अंतिम दिन होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कौन पोस्चरिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन दबाव बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा बड़ी बेबाकी के साथ में। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, अशोक गहलोत ही रहेंगे, इसका फैसला हाईकमान कर देगा। और अशोक गहलोत का जो कन्फेशन है वो सभी के सामने है। वो कह रहे हैं कि भाई आज तक हमारी पार्टी में ये दस्तूर नहीं टूटा, ये टूटा है, इसका उन्हें खेद है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ऐसे में वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताया। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो अपने जो जवाब के दूसरे भाग में इस बात को बताया। मंथन हमारा इसी पर है कि क्या कांग्रेस में डेमोक्रेसी लौट रही है जो दिख रहा है, और राजस्थान का क्या होने वाला है। लालू हो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, और कहीं हद तक भारतीय जनता पार्टी में भी चुनाव तो नहीं होना है, कार्यकाल बढ़ाया जाना है। बाकी सारे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वहाँ मोनार्की जैसी स्थिति है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, जहाँ भी हो, कोई भी दल हो, कहीं भी आप देख लीजिए, दिल्ली से लेके आंध्र प्रदेश तक जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनकी स्थिति यही है कि वहाँ एक सुप्रीम लीडर है और राष्ट्रीय दलों में सुप्रीम लीडरशिप, सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडरशिप। मंथन में मेहमानों का परिचय करा देते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक, पत्रकार, संपादकों को आज हमने बुलाया है। किसी राजनीतिक दलों के लोगों को आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि दरअसल क्या होता है जब राजनीतिक दल के लोग आते हैं इस तरह के विषय में,
तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। फिर कार्यक्रम का जो सारा तत्व है, इस तरह के जब अगर विषय लेकर हम आते हैं तो उसमें फिर चर्चा बहुत अच्छी नहीं हो पाती। हालांकि राजनीतिक दलों का अपना ये दस्तूर है और उनको करना भी चाहिए, तो इसमें कहीं कोई मेरा आक्षेप नहीं है। लेकिन आज हमने सिर्फ पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों को ही आमंत्रित किया है। मैं परिचय कराता हूँ, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी साहब, देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ अक्सर बिलाल साहब रहते हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार वक्त देने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, राजनीतिक समीक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय आर्या साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और शशांक यादव, बहुत पुराने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, एमएलसी भी हैं, लेकिन आज शशांक यादव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा पर आज सीधे चलते हैं। आलोक भदौरिया जी से पहला सवाल मेरा। भदौरिया जी, राजस्थान का जो पूरा प्रकरण है वो उसका एक तरीके से अशोक गहलोत ने समापन कर दिया। क्या आप मानते हैं अशोक गहलोत ने हथियार डाल दिए और जो लॉस होना था उनको हुआ, और दिग्विजय सिंह एक तरीके से कांग्रेस के प्रत्यक्ष रूप से बॉस बन गए? आपके सवाल का जवाब, क्योंकि सवाल आपने बड़ा व्यापक कैनवास में पूछ लिया, तो मैं दो हिस्से में देना चाहूंगा। पहला ये कि अशोक गहलोत ने हथियार डाल दिए क्या। इस सवाल का जवाब ये है कि राजनीति में जो कहा जाता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। पहला सबक तो एक राजनीति का ये, अगर केवल हथियार डाल दिए, अगर इतना ही अगर होता तो हमको ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि बैठक चली है 90 मिनट। 90 मिनट तक माफी नहीं मुद्दा हो सकती है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। 90 मिनट का मतलब ये है कि 2023 राजस्थान चुनाव की पिसाद लगी हुई है, पिछने वाली है, और 2023 ही एक पड़ाव है जो 2024 की भी रूपरेखा तय करेगा। अब क्या आप या मीडिया में जैसा चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो दिख रही है वो शब्द है सामने, और जहां तक ये बात है कि अगर हम इस हिस्से पे जाते हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री तय हो चुका है या 48 घंटे के बाद में तय होगा, ये तो अब मान करके चलिए कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत रहेंगे या जो बाकी जो बनेगा ये तय तो हो चुका है। ये अलग बात है कि उसकी घोषणाएं बाद में करेंगे, ना गहलोत अभी बोलने वाले हैं, ना सोनिया जी की तरफ से या उनके सूत्रों के सिपह सालारों की तरफ से ये कोई सूचना आपके पास पहले आएगी। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पारित करा पाया, ठीक है, नहीं पारित करा पाया, लेकिन बात वो है ही नहीं। मुझे जहां तक लगता है, और जो मेरे पास जो कुछ रिपोर्टर्स जो फील्ड पे रहते हैं उसमें से एक जो उनके कैंप का है, उसने एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, वो ये है कि 90 मिनट का मतलब ये है कि 2023 में कैसे चुनाव जीता जाए। बात ये नहीं कि सचिन पायलट को बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए, तीसरे न्यूट्रल आदमी को बनाया जाए, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि 2023 में राजस्थान में चुनाव किसके माथे लड़ा जाएगा, किसका चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा, और क्या सारा कबीना, क्या सारे सिपहसालार, सारे मंत्री उसी बंदे के होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री जो बनेगा या जो है जो भी है, या 2023 के आधार पर ये सारी की सारी गणित बिछाई जाएगी। हो सकता है कि चेहरा कोई हो, लेकिन एक जल्दबाजी। और अब इस दूसरे हिस्से पे आते हैं कि जैसे एक जल्दबाजी है, अक्सर इसकी तुलना लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह से कर दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद से कर दे रहे हैं। मेरा मानना है कि वो भी एक जल्दबाजी का निष्कर्ष है जो वो सही नहीं साबित होने वाला। एक चीज और यहाँ पे मैं कहूंगा, फिर बाकी सेकंड राउंड के लिए, कि पंजाब का एक घटनाक्रम बिल्कुल सामने है। पंजाब के घटनाक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक आधार था, लेकिन यहाँ मैंने जैसे आपकी पिछली बार की बातचीत में जब आपने मेरे को बुलाया था तो मैंने एक बात कही थी, राहुल गांधी अपनी एक कांग्रेस बनाने चल रहे हैं, कांग्रेस का मनोनयन नहीं हो रहा है। उस कांग्रेस में वो लोग हैं, अगर आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें छत्रप नहीं है शामिल, जो पदयात्रा चल रही है। पदयात्रा का देखिए कल आखिरी दिन है, परसों वहां पर कर्नाटक में प्रवेश करने जा रही है।
तो इसमें देखिए किस तरीके के लोग उसके यहाँ शामिल हो रहे हैं। वो सारा बखेड़ा यहाँ छोड़कर, दिल्ली में छोड़ करके, राजस्थान में छोड़ करके वहां पर वो पदयात्रा में गए। यानी एक नई, एक समरसता वाली राजनीति, एक सौहार्द वाली राजनीति, संस्थानों के खत्म होने के खिलाफ एक आवाज, जनता के मुद्दे, सरोकार, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, या आर्थिक तौर पे जो एमएसएमई की जो बदहाली हो, बैंकों का हो, एनपीओ हो, ये सारे के सारे मुद्दे उठ रहे हैं। उसको वो केंद्रीय विमर्श का केंद्र बनाना चाहते हैं और इसमें वो सफल हो रहे हैं। अब एक चीज मैं और कहूँ, इसको बहुत जल्दबाजी में ये ना देखें कि ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो नॉमिनेटेड होगा, ये होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्रीय पार्टी में कहीं चुनाव नहीं होता। मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूँ। तो क्या जेपी नड्डा एक भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मिस कॉल पार्टी से पार्टी बनी है, क्या वहां पे जेपी नड्डा चुनाव लड़के आए हैं? अगर जेपी नड्डा चुनाव लड़के अगर नहीं आए हैं तो भाई किसी बाकी में हम क्यों बात करें? राहुल गांधी ने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले हफ्ते की थी उसमें भी उन्होंने यही सवाल उठाया था कि सारे पत्रकार आप सिर्फ कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं कि आपका संगठन का चुनाव कब होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाता? उन्होंने नाम लेकर कहा था। अशोक गहलोत ने भी, आलोक जी माफी चाहूंगा, अशोक गहलोत ने आज भी कहा कि भाई मीडिया किंग मेकर बन जाता है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने लगता है, किसी को प्रधानमंत्री बनाने लगता है। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। बिल्कुल कही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक मानना ये है, अभी बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 48 घंटे बहुत हैं। और ये जो बिसात बिछाई जा रही है, सारी रणनीति जो बनाई जा रही है, 90 मिनट सिर्फ रणनीति बनाने के हैं। वो 2023 की रणनीति बनी होगी उसमें, कि उसमें कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन कबीना किसका होगा, क्या अशोक गहलोत का कबीना होगा या किसी और का कबीना होगा, ये भी देखने लायक बात है। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि इनकी संख्या नहीं बढ़ पाई। सचिन पायलट चाहे जितने भी चुप लगा के बैठे हों, 2020 का जो चीज है, 2020 के बाद में किसी भी आला कमान से छीन करके अभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। 2023 और 2024 90 मिनट की मीटिंग, मेरा मानना है कि उसकी नींव रख दी गई है। ठीक बात। शशांक यादव जी के पास जाएंगे। शशांक जी, एक बड़ा जो आज मंथन का हमने विषय रखा कि भाई एक तरीके से क्या कांग्रेस में डेमोक्रेसी लौटती दिख रही है कितनी, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन लौटती दिख रही है कि भाई शशि थरूर भी पर्चा भर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अचानक आ गए, अशोक गहलोत को कहा जा रहा था, बीजेपी कह रही थी कि रिमोट वाले अध्यक्ष हो जाएंगे, वो सोनिया गांधी का रिमोट, तो रिमोट ही ब्लास्ट कर गया। ये इस तरीके की स्थितियां बनी। क्षेत्रीय दल में लालू जी 12वीं बार अध्यक्ष हो गए, अखिलेश यादव जी तीसरी बार अध्यक्ष हो गए, तीनों के तीनों सेट आज उनको दाखिल किए गए भाई उन्हीं के नाम के। तो क्षेत्रीय दलों में मतलब ये एक तरीके से प्रचार भी मतलब इस तरीके से कोई प्रक्रिया भी नहीं होती कि भाई दूसरा कोई नाम भी आए। इनके यहाँ तो थोड़ी बहुत शुरू हुई है, अब हो सकता है कि बीजेपी ने इतना परिवारवाद कर दिया तो थोड़ा बहुत कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस में वो लौटता दिख रहा है और इसका असर भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो, जो मीडिया पार्टी को एक फुटेज नहीं दिखाता था, आज पूरे दिन कांग्रेस चल रही है, पूरे दिन कांग्रेस की चर्चा हो रही, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं। एक तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, और दूसरा क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये राजशाही इनमें है? जी ये आलोक जी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सोचा थोड़ा और बोलेंगे, वो पुराना अनुभव उनका बोल रहा था। और मैं ये कहूंगा कि ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैं ऊपर से जो देख रहा हूँ। जो दबाव थे, परिवारवाद के दबाव को इतना ज्यादा बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए चिल्लाया और उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको भी अपनी स्टोरी चलाई, तो वहां पर उनको लगा कि राहुल जी की इमेज इस तरह की आ रही है कि हमें कोई दूसरा आदमी निकालना चाहिए। जो क्षेत्रीय दलों की जो बात है वो लीडर बेस्ड पार्टियां हैं, कहीं पर भी हैं। आप जब इतनी बात कर रहे हो, आलोक जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब बीजेपी में निर्दल साहब के चुनाव में किसी ने पूछा, वहां पे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, ना वो एक्सेप्ट करने जाएंगे ना मीडिया इसको बताने जा रही है, लेकिन जो है हकीकत वो है। एक यहाँ पर अगर थोड़ा सा मेरे पैनलिस्ट हो सकता है मैं आउट ऑफ वे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव की चयन प्रक्रिया पूरी आपके सामने चली, 5-5, 6-6 राउंड के चुनाव हुए,
उसके बाद वहां के डेलीगेट्स ने वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम का चुनाव चुना। तो डेमोक्रेसी दुर्गेश जी बहुत ये एक दिन की चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको हर दिन मैच्योर होना होता है और डेमोक्रेसी निरंतर मैच्योर होती है। यहाँ पर क्या है कि अभी भी चूंकि एक 75 साल की हमारी आजादी है और एक देवता आएगा हमारे कष्ट हरेगा, ये एक लगभग जनरल परसेप्शन है, बहुत एक मेजॉरिटी का, कि वो एक लीडर में सारे कष्टों का निवारण देखते हैं, जो हम लोग के यहाँ भी कंसेप्ट है। और डेमोक्रेसी में सवाल उठाने को जल्दी पसंद नहीं किया जाता है, जबकि डेमोक्रेसी चाहती है कि सवाल आप उठाएं, सवालों के जवाब मिले। लेकिन एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल, अगर थोड़ा पीछे आप जाएं तो जनता दल था और जनता पार्टी थी। दोनों ही दलों में इंडिया का टॉप ब्रेन, इंडिया की टॉप इंटेलिजेंसिया थी, लेकिन जिसको आप कह रहे हो कि वो लीडर्स की ईगो की वजह से टूटी, मैं तो कहूंगा कि विचारों के टकराव में टूटी थी। हम थोड़ा सोशलिस्ट बैकग्राउंड का मैं हूं, समाजवादियों के तो कितने प्रसपा, बसपा और उससे पहले संसोपा तमाम गुट्स के बनते रहे और विचारधारा के आधार पर कम्युनिस्टों के कितने वैचारिक आधार पर टूटन हुई है। क्योंकि वहां पर जब एक लीडर के आधार पर ये होता है कि संगठन थोड़ा सा सर्वाइव कर जाता है, जहां पे एक स्ट्रांग लीडर होता है। जहां पर पैरेलल लीडर्स होते हैं तो वहां पर कई तरह के ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप निकल आते हैं, जब तक बनती है, जब तक नहीं बनती है तो नई चीज निकल आती है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में इस समय जो हो रहा है ये मीडिया का प्रेशर ज्यादा है, और कुछ ये है कि कांग्रेस ने कहा ये भी करके देख लेते हैं, पुरानी पार्टी है, 100 साल से ऊपर की पार्टी है, तो वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती है। और क्षेत्रीय दलों के साथ मेरा अपना ये मानना है कि एक लीडर, ये भी तो अपने आप में एक डेमोक्रेसी है दुर्गेश जी। एक तरफ है कि डेमोक्रेसी इस सेंस में लीजिए, ब्रॉडर सेंस में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आरएसएस एक रोबोट टाइप की एक पर्टिकुलर विचारधारा के कॉमरेड्स को या पर्टिकुलर विचारधारा के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। दूसरी तरफ जो सोशल या सेक्युलरिज्म पे जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो रीजनल सेक्टर, चाहे मायावती जी है, चाहे मुलायम सिंह जी है, चाहे अखिलेश जी है, चाहे लालू जी है, वो भले उनके अपने अपने गुड्स जो है वो उनको लीडर मान रहे हो, लेकिन जब ये सामूहिक मिलकर बात करते हैं तो सारे के सारे मिलके कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी भी जो निकल के आता है वो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन पे जिनपे उनका सेक्युलरिज्म पे या जो उनका अपने कंसेप्ट है उनके ऊपर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि हम अभी एक ट्रांजिशन पीरियड से चल रहे हैं और डेमोक्रेसी मैच्योर हमारे यहाँ हो रही है। डर बहुत है, पूरी दुनिया में बहुत डर है कि पूरी दुनिया में तानाशाही सर उठा रही है, कारपोरेट का सरदर्द सामने आ रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है इसको हम एक पॉजिटिव रूप में लेते हैं। मेरा अपना जो निजी विचार है कि पॉजिटिविटी है, लोगों के विचार आ रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा विचार आएंगे प्रजातंत्र उतना ही मजबूत होता है। और उसी प्रजातंत्र पे चूंकि सबसे बड़ा खतरा है तो ये छोटी छोटी घटनाएं भी अच्छी लगती हैं। ठीक बात है, ठीक बात। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिलाल साहब के पास जाएंगे और फिर प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या से भी इस संदर्भ में पूछेंगे, क्योंकि शशांक यादव जी ने कहा कि भाई जो क्षेत्रीय दलों में जो एकात्मवाद है, एक लीडर, उसी को बार बार वही खुद चुन लिया जाता है, उसी के लोग प्रस्ताव ले आते हैं, 3-3 सेट नामांकन दाखिल हो जाता है और चुनाव में वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसमें भी डेमोक्रेसी देख रहे हैं शशांक यादव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर
योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन में एक और बिंदु हम शामिल करते हैं कि ये जो गोलबंदी हो रही, चाहे दलों में हम देख रहे हैं कि दनादन क्षेत्रीय दलों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव उसको मनोनयन भी कह सकते हैं, लेकिन वो चुनाव की ही शक्ल है कि भाई लालू जी को घोषित कर दिया गया और इधर अखिलेश जी। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर रही है और बीजेपी ने भी तय कर दिया कि भाई वो एक्सटेंशन देंगे नड्डा जी को। तो कुल मिलाकर जो 2024 की गोलबंदी हो रही है उसको लेकर भी जो हमारा ये मंथन का आखिरी सेगमेंट होगा, इस पर बात करेंगे। बिलाल सब्जवारी साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, एक तो राजस्थान का जो संकट है, क्या उसका हल निकल आया है? मेरा एक सवाल कट टू कट। और दूसरा, जो हमने कहा कि क्या कांग्रेस में डेमोक्रेसी लौटने की आहट मिलने लगी है, और बाकी तो सब कुछ सामने है कि भाई बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो मोनार्की वहाँ रहती है। और शशांक यादव जी ने कहा कि उसमें भी एक तरीके से डेमोक्रेसी है, उसको देखा जा सकता है डेमोक्रेसी के रूप में। बिलाल साहब, देखिए, पहले मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस में डेमोक्रेसी लौट रही है या नहीं लौट रही जी। दरअसल कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी लगता है बिलाल साहब का नेटवर्क कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर अजय आर्या से यही सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर्या सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लगता है कि सारा कहीं कुछ नेटवर्क कहीं दिक्कत कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में डेमोक्रेसी लौट रही है। और एक सवाल ये भी है, आलोक भदौरिया जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी एक तरीके से वहाँ नई कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो ये यात्रा चलेगी वो राहुल गांधी एक नई कांग्रेस का वहाँ निर्माण कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में होता रहे सब कुछ छोड़ के वो वहाँ एक नई कांग्रेस बना रहे हैं। जब वो लौटेंगे दिल्ली तो एक नई कांग्रेस लेकर लौटेंगे, एक नई ऊर्जा लेकर लौटेंगे, और जाहिर सी बात इसमें कहीं कोई बहुत सारी चीज़ें होंगी। बिलाल सब्जवारी साहब, आप कंटिन्यू करिए, कुछ नेटवर्क बाधा उत्पन्न कर रहा था जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मौजूदा समय में जिस तरह से कांग्रेस के वैचारिक प्रतिद्वंदियों ने इसको अपने एक परसेप्शन में पैक किया, जो ये था कि ये इस पार्टी पर एक ही परिवार हावी है, गांधी परिवार, और कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तो उस सवाल से बचने के लिए जो मौजूदा चुनाव हो रहा है, ये तो वो उस पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी के उस दरवाजे को खोलता है
जो उस सवाल को बाईपास करता है कि कांग्रेस के अंदर एक ही परिवार हावी रहता है, साथ ही साथ उस परसेप्शन को भी काउंटर करता है जो विपक्षीय पार्टियां कांग्रेस पर लगाती रही है। तो एक तो इसका मैंने एड्रेस करना चाहा आपको। साथ ही साथ जहां राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान अभी प्रायोरिटी सेकंड है और मौजूदा प्रायोरिटी कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव है। मौजूदा कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने राजस्थान के अंदर स्टेटस को मेंटेन करने की बात कही है। वहां पर अभी कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा होल्ड पर रखना होगा ताकि इस चुनाव प्रक्रिया पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र लौट रहा है। यकीनन कांग्रेस के अंदर एक ऑफिशियल तौर पे अगर आप बात करें तो लोकतंत्र लौट रहा है और ये एक सिंबॉलिज्म भी है। एक उस सवाल से कांग्रेस बच जाएगी जो उसकी विपक्षीय पार्टियां जिसको लेकर हमेशा से उसको घेरती आई थी। साथ ही साथ कांग्रेस उस परसेप्शन को भी तोड़ने में कामयाब रहेगी कि इस पार्टी पर सिर्फ एक गांधी परिवार ही हावी रहता है। इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है चुनाव कराने के पीछे, जहां विपक्षीय दलों का दबाव था, वही राहुल गांधी 2017 के अंदर दिसंबर 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने 2019 में 3 जुलाई 2019 में रिजाइन कर दिया था। तो राहुल गांधी एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हालांकि चुन के आए थे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते वो स्ट्राइक नहीं कर पाए, कांग्रेस को एक विनेबल पोजीशन में नहीं ला पाए, जिसके चलते कांग्रेस बाहरी ताकतों के साथ अंदरूनी ताकतों से भी घिर गई और G23 ग्रुप खड़ा हो गया। तो कांग्रेस को जहां बाहरी ताकतों का सामना करना पड़ रहा था, वही G23 के निशाने पर भी वो आ गई थी। इसलिए कांग्रेस ने फाइनली इस ऑफिशियल लोकतंत्र पार्टी के अंदर चुनाव करने का निर्णय लिया ताकि वो सभी सवालों से बाईपास हो और एक पार्टी के अंदर एक पॉसिबिलिटी ओपन करे ताकि वो आने वाले समय में उस परसेप्शन से ना जूझे जिससे वो विपक्ष के धार पर रहती है। ठीक बात है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य साहब, एक महत्वपूर्ण बात भी इस मंथन के दौरान निकल कर आई। ये कहा गया कि आलोक भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं कि यहाँ राहुल गांधी दीन दुनिया छोड़ के नई कांग्रेस बना रहे हैं। यात्रा के दौरान एक नई कांग्रेस बन रही है और दिग्विजय सिंह बार बार उसी नई कांग्रेस की टो लेने के लिए यात्रा में जाते रहते हैं। अभी 300 किलोमीटर करके आए हैं। आज जो शाम का उनका बयान था, वो कह रहे थे कि भाई मैं अपना जो प्रचार भी कैंपेन करूंगा तो मैं यात्रा नहीं छोड़ूंगा, मैं यात्रा ही में जा रहा हूं। तो क्या उनको पता चल गया है कि ये जो कस्तूरी है कहाँ? एक मेरा पहला सवाल ये है। और क्या वास्तव में राहुल गांधी नई कांग्रेस लेकर लौटेंगे? आप क्या मानते हैं? दुर्गेन जी, जैसा कि आलोक भदौरिया जी और अन्य जो पैनलिस्ट हैं, बिलाल साहब हो गए, शशांक जी हो गए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। मैं आलोक भदौरिया जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीतिक सोच की। एक बात से मैं कुछ हद तक सहमत जरूर हो रहा हूं इनसे कि क्या राहुल गांधी नई कांग्रेस लेके लौटेंगे या उस कांग्रेस का केवल रूप परिवर्तित हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये झगड़ा जो मैं समझ पा रहा हूं एक जनरेशन गैप का है। G23 के नेताओं को देखें और राहुल गांधी जी की उम्र को देखें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को पूरा परिवार हम मान लें तो उसमें यह लग रहा है कि जो भी सुपर सीनियर लीडर्स हैं, चाहे एज वाइज या लेंथ ऑफ दी पार्टी की सेवा करने के वाइज, वो अगली पीढ़ी को आत्मसात करने में असहज महसूस कर रहे हैं। जो असहजता हमको बहुत सीधे तौर पे ये राजस्थान में भी दिखाई पड़ रही है। तो मुझे ऐसा संभवतः लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने वो रास्ता इख्तियार किया कि जनता के बीच में जाइए, G23 का झगड़ा, सीनियर जूनियर का झगड़ा, ये बाद में देखा जाएगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव भी रखे गए। आप देखिए, कोई भी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कोई भी लीडर नहीं आ रहा है जो राहुल गांधी के समकक्ष हो, उनकी उम्र के हिसाब से हो, उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं। वो सारे लीडर्स, चाहे आप दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए या गहलोत जी की बात कर लीजिए, पवन बंसल की बात कर लीजिए, एक्सेप्शन जरूर शशि थरूर हैं जो अभी 7-8 साल में 9 साल में उनका
यहाँ पे आविर्भाव हुआ भारत में, सीधे राजनीति में उनको एंट्री मिली, लेकिन उसके अलग 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 मायने हैं, वो अलग तरीके से आए। परंतु इस देश में हमेशा से देखिए राजशाही तंत्र रहा है, चाहे आप सल्तनत काल में लीजिए, मुगलों में जाइए, ब्रिटिश हुकूमत लीजिए, राजा राम के समय में जाइए, तो ये एक व्यक्ति सेंट्रिक देश हमेशा रहा है, ये अचानक से बदल नहीं जाएगा। तो और डेमोक्रेसी पहले राजशाही तंत्र कहा जाता था, उसका दूसरा रूप ही डेमोक्रेसी हो गया। मुझे याद है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी बेकार हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही से उसको इम्प्लीमेंट ना करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनके यहाँ नेपोटिज्म है, वंशवाद है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा वाद है जो कहीं पर नहीं है। आप देखिए उसमें मनोनीत हो जाता है, सबको मानना पड़ता है। आरएसएस में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कोई चुनाव होता हो, इलेक्शन होता हो, वो भी कुछ समिति द्वारा चयन करके एक बार में आपके ऊपर रख दिया था कि ये आपके संघ प्रमुख हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कांग्रेस में कम से कम 100 साल की लेगेसी में आप देखेंगे कि परिवार के पास भी पोजीशन रही है, लेकिन गैर परिवार के पास भी पोजीशन रही है। अब आप देखिए मजबूरी कहाँ है यहाँ पे, गांधी परिवार क्यों जरूरी कांग्रेस के लिए, और ये इनकी गुगली है विपक्ष की, जो कांग्रेस के विपक्षी हैं, कि किसी तरह इस परिवार को हटा दो तो ये पार्टी बिखर जाए। 2014 से पहले और 2000 से पहले जब सोनिया जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, तो आप देखिए कांग्रेस सिमटते 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 खत्म होती जा रही थी। सीताराम केसरी जरूर बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन द मोमेंट जब इन्होंने यूपीए में अपने आप को स्थापित किया तो कांग्रेस बाउंस बैक करके यूपीए के साथ सरकार में आई और इंडिया शाइनिंग को इसने खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब है राहुल गांधी जी को मालूम है कि अपनी लेगेसी को बताने के लिए अगर वो पदयात्रा करते हैं तो ये सिंबोलिज्म, जैसा बिलाल साहब ने कहा, सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस मीडिया में एक सेकंड के लिए नहीं आ पा रही थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो डेली किसी ना किसी वजह से चर्चा में आ रही है। अगर चर्चा है तो पर्चा है और पिछले 7-8 दिन से तो केवल कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही। हम जो शाम के जो जिसको हम प्राइम टाइम कहते हैं 4 बजे से शुरू हो जाता है, उसमें अभी तक हमको सब वही दिख रहा था, हिंदू मुस्लिम और पीएफआई और पता नहीं क्या क्या, ये सब 4-5 दिन से चल रहा था। लेकिन अचानक कांग्रेस इसमें बिल्कुल एक महत्वपूर्ण स्थान कांग्रेस बना रही है। बोलिए अजय आर्या जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही जी। मैं कह रहा हूं इसमें भी कांग्रेस की रणनीति मुझे दिख रही है कि चर्चा अपने ऊपर केंद्रित रखो। उनका चुनाव तय है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा सब तय है उनका। ये नूरा कुश्ती है आपस की, और कुछ नहीं। ठीक बात है। बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जब आप कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं और विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती है कि इस कांग्रेस के अंदर एक ही परिवार हावी है, नेहरू परिवार की तरफ जब इशारा करते हैं, तो लोग कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा अगर इतिहास को आप देखें तो यही नेहरू परिवार है। उसकी जो देश की सबसे मजबूत लीडर इंदिरा गांधी को जिसको 1969 के अंदर एस निजिंगलिप्पा ने CWC की बैठक बुला के पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी और पार्टी के 2 विभाजन हो गए थे। दूसरा विभाजन पार्टी का 69 में हुआ था और तीसरा आप देखें जब नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोनिया गांधी को घर पे बिठा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी को भी सब कुछ थाली में लग के मिल गया था। इस पार्टी ने भी इस कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए संघर्ष किए समय समय पर, और इस पार्टी को भी जूझना पड़ा है। इंदिरा गांधी अपने समय में सिंडिकेट से जूझती थी, राहुल गांधी अपने समय में सीनियर लीडरशिप से जूझते रहे। जब 2017 के अंदर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय सीनियर लीडरशिप राहुल गांधी को पूरी तरह पैक कर चुकी थी। इंटरनल लीडरशिप नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि सीनियर लीडरशिप सोनिया के इर्द गिर्द तवाफ करती थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एक्यूरेसी खराब हो जाती, उनके पॉलिटिकल हित खराब हो जाते। तो उस समय 2017 के में राहुल गांधी के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो दिग्विजय सिंह ने लड़ी थी, जिसमें वो सोनिया गांधी के बुरे बन गए थे। और जब 2019 और जब CWC का गठन हुआ 2017 के पास, तो यही वो दिग्विजय सिंह थे जिन्हें राहुल गांधी ने CWC से बाहर कर दिया था। और तब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में गए थे
और नर्मदा परिक्रमा की थी, वहां पे सरकार गठित की थी। और जब G23 का क्राइसिस हुआ तो फिर दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई। लेकिन दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो राहुल गांधी के साथ हमेशा से खड़े रहे। राहुल गांधी का उन्होंने पल्ला नहीं छोड़ा। सीनियर लीडरशिप आज भी अपने हितों को साधने के लिए अशोक गहलोत के साथ खड़ी थी, क्योंकि अशोक गहलोत की अच्छी ट्यूनिंग थी सोनिया गांधी से, उनके अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ अगर कोई कांग्रेस में खड़ा रहा तो वो दिग्विजय सिंह ही खड़े रहे। उन्होंने उसके लिए कुर्बानी भी दी है। और जब एक BBC लंदन में राहुल गांधी ने एक बाइट दी थी अभी पिछले सप्ताह, उसमें ये कहा था कि मुझे किस तरह का कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए, तो सवाल किया गया था राहुल गांधी से, तो BBC लंदन को उन्होंने ये बाइट दिया था कि मेरे को एक ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए जो विचारधारा के प्रति कमिटेड हो, साथ ही साथ वो अपने दायित्व के प्रति कमिटेड हो और अपनी क्षमताओं से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर सके। उसका फॉलोअप बाइट था कि दिग्विजय सिंह ने ये बोला था उसके नेक्स्ट डे कि मैं गांधी परिवार के प्रति लॉयल हूं, देश के अंदर गरीबी, पिछड़े वर्ग और दलित आदिवासियों के लिए मैं कमिटेड हूं, इस पे मैं किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करता और मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करता। वहां पर यह साफ हो गया था कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। 25 सितंबर को मैंने ऑफिशियल एक ट्वीट किया था इन दोनों बाइट्स को रखते हुए, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर कोई समझदार है इन बाइट से कलेक्ट कर सकता है कि राहुल गांधी की मंशा क्या है। परिस्थितियों ने फिर पलटी मारी, अशोक गहलोत से फाउल हुआ और फिर राहुल गांधी को फाइनली अपना कैंडिडेट लॉन्च करना पड़ा। ठीक बात। आलोक भदौरिया जी, काफी महत्वपूर्ण बातें बिलाल साहब ने कही। एक अंतर कथा बता दी कि ये राहुल गांधी की पसंद हैं दिग्विजय सिंह, जिनका लगभग अध्यक्ष बनना तय हो गया। ये एक अलग बात है। अब एक और बात अभी शाम को आज दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कही, जब उनसे पूछा गया कि भाई मोदी के खिलाफ अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या आप चेहरा होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अध्यक्ष और लीडरशिप में बहुत अंतर होता है। लीडर हमारा जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, वह लीडरशिप उसी के हाथ में, सुप्रीम लीडर वही हैं, तो चेहरा वही होंगे 2024 को लेकर। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस समय देश की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी के पास में जाता हूँ, वहीं पहुंच जाइए, वहाँ एक अध्यक्ष और एक प्रधानमंत्री। क्या भाजपा के 300 सांसद में से एक सांसद कह सकता है कि वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के लॉयल नहीं है? क्या तृणमूल कांग्रेस में ऐसा कोई बयान दे सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई बयान दे सकता है? क्या डीएमके में दे सकता है? क्या एआईएडीएमके में दे सकता है? तो इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है कि कोई राहुल के पक्ष में दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया या क्या बयान नहीं दिया। ये महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि वो बयान, दूसरा कोई बयान कोई दे ही नहीं सकता। पहली बात तो ये। अब सवाल यह है कि आप जानना क्या चाहते हैं, महत्वपूर्ण चीज ये। सवाल ये है कि एक महत्वपूर्ण चीज आप ये समझिए, अध्यक्ष पद को थोड़ा सा किनारे रखिए, एक चीज को समझिए, थोड़ा सा लौट के आइए। इस देश में राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से जीत के आए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस का क्या हश्र हुआ? उत्तर भारत में साफ हो गई, लेकिन दक्षिण भारत ने सब समर्थन किया, जबरदस्त समर्थन किया। कांग्रेस की वो स्थिति नहीं हुई थी जैसी अब हो गई। इसीलिए कई बार ये यात्रा को उठाते हैं। अभी एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि नर्मदा यात्रा है, यात्राओं का एक बड़ा रोल लाता है। मेरा इसलिए मानना है कि अतीत की जितनी भी यात्राएं, केवल चंद्रशेखर वाली यात्राओं को छोड़कर, क्योंकि घटनाक्रम एकदम बदल चुका था, तो यात्रा जो समापन की पहुंच रही थी, एकदम घटनाक्रम बदल गया था, एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटना हो गई थी। उसके अलावा सबका महत्व आता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो कन्याकुमारी से जो जम्मू के जो चल रही है 150 दिन की, मान के चलिए कि दक्षिण के कई राज्यों को लेकर के चल रही है, और अगर कांग्रेस वहां पर भी अगर पुनर्जीवित होती है तो ये जो 44 का तो आंकड़ा छोड़ दीजिए, वो 3 की संख्या बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष पद, जैसे मैंने अभी कहा, अध्यक्ष कोई इतना पावरफुल नहीं होता, लीडर ही पावरफुल होता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में लीडर ही पावरफुल है। क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का जो बोर्ड है, उसमें राजनाथ सिंह और दो के अलावा बाकी जितने सदस्य हैं, क्या वो 4 एमपी भी जिता सकते हैं? चाहे हरियाणा का आप सुधा यादव ले लीजिए, हरियाणा की पूरे संसदीय बोर्ड का पूरा एक लिस्ट उठाकर देख लीजिए, क्या कोई भी जिता सकता है? जो जिताने वाले हैं वो संसदीय बोर्ड में है नहीं। गडकरी, शिवराज चौहान,
योगी आदित्यनाथ, सॉरी, इतने बड़े सूबे के इतने बड़े जनाधार वाले नेता को आप माइनस कर करके आप वहां जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको एक परफॉर्म करना है, आपको रिजल्ट देना है। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण अभी देना चाहूंगा। एक एप्पल के स्टीव जॉब्स हमेशा अपनी मर्जी से चलते, इतनी मर्जी से चलते थे कि एक बार उनको अपनी संस्था से भी, एप्पल से भी हाथ धोना पड़ा था, उनको बाहर होना पड़ा था। लेकिन जब लौट कर आए तो उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं है, तेवर वैसे के वैसे ही थे। इसलिए हमको भी करना चाहिए। ये कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट जिता रहा है, कॉर्पोरेट का रोल आ रहा है, बहुत बड़ा रोल आ रहा है। तो केवल आप अध्यक्ष पद और केवल जनाधार नहीं चलता, चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति में लीडरशिप से ज्यादा सपोर्ट आपको मिलता है कॉर्पोरेट फंडिंग, स्ट्रेटजी, बड़ी पीआर फर्म्स और सोशल मीडिया, इन सब के आधार पे ही चुनाव आगे निकलता है। और जनाधार जो उत्तर भारत में खो चुके हैं, ये दक्षिण भारत से शुरू हो रहा है। 1 तारीख को देखिए कर्नाटक में पहुंच रही है, तब जाके पता चलेगा कि क्या स्थिति है। असली की जो समीक्षा होगी ये होगी जब वो भाजपा शासित राज्यों में जब ये यात्रा आएगी, तब आप देखेंगे। अध्यक्ष पद ठीक है, उसको भी एक समय के लिए मैं थोड़ा सा किनारे रखता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष का मतलब एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष को देख लिया, क्या आप ये मानते हैं? मेरा मानना ये है कम से कम जेपी नड्डा से ज्यादा अधिकार कांग्रेस के इस अध्यक्ष के पास में होंगे। शशांक जी, आलोक जी ने बहुत खरी खरी बातें कह दी हैं और कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो ये अध्यक्ष होंगे, कोई भी हो, दिग्विजय, शशि थरूर, 2 में से एक होगा, तो कम से कम जेपी नड्डा से ज़्यादा इनके पास अधिकार होंगे। आलोक जी को पूरा विश्वास है। और जाहिर सी बात, जैसा मैंने मंथन की शुरुआत में कहा था कि अशोक गहलोत को कहा जा रहा था कि रिमोट वाले अध्यक्ष होंगे। जब सब कुछ ठीक था, अचानक रिमोट के सेल में ब्लास्ट हुआ और रिमोट कहीं का कहीं चला गया और अंत में दिग्विजय सिंह को आना पड़ा। तो ये तो तय है कि दिग्विजय सिंह भी एकदम रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष नहीं होंगे, कुछ ना कुछ राजनीतिक सोच उनके अंदर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने कही, ये भी बहुत जल्दी में जवाब ले लेते हैं कि चुनाव जीतने में खाली अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड ये सब जरूरी नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कारपोरेट आजकल हावी है। आप इसमें क्या, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और जोड़ना चाहेंगे शशांक यादव जी? आलोक जी, मैंने कहा था ना कि आलोक जी को सुनने का मन करता है। बिल्कुल उन्होंने खरी बात कही है। कारपोरेट, सोशल मीडिया और पेड न्यूज, ये सारी चीजें जो है, इनकी एक भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है। और वो भूमिका इसलिए कि आपके पास एक जब बड़ा तंत्र होता है, भाई हिटलर तो पूरा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखता था, अब तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, तो पूरी गवर्नमेंट ही प्रोपेगेंडा पे चलती है। और आदमी बेचारा कारपोरेट का जो फंडिंग है या मीडिया या जो दूसरे भी संसाधन है, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आदमी, वो एक कहानी है ना कि एक आदमी बकरी का बच्चा लेके जा रहा था, एक आदमी, लोगों ने कहा कि इसको उड़ाना है, तो एक कदम चला तो पता लगा ये कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे, उसने कहा नहीं ये बकरी का बच्चा है। फिर एक फरलांग चला, उसने कहा ये कहा कुत्ते का बच्चा ले जा रहे। होते होते जब 4 लोगों ने कहा तो वो अपने से कॉन्फिडेंस छूट गया और उसने बकरी का बच्चा उठा के फेंक दिया। तो ये परसेप्शन है जो मीडिया और पैसे के दम पे क्रिएट होता है। और आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय कम है, बहुत छोटी सी बात मैं खाली आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारे के सारे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं। सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी का तो आपने किया, आपने गवर्नमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मिनिस्टर्स को पता नहीं होता है कि कब नोटबंदी लागू हो जाएगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सारा का सारा सेक्रेटरीज के जरिए, प्राइम मिनिस्टर हो या स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हो, वो सीधे सीधे सेक्रेटरीज डायरेक्ट कर रहे हैं। एक नया मॉडल हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है जो केंद्रीकृत, और आप उसको एक नया नाम भी दे देते हो कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक कानून। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, एक तरफ पूरा का पूरा आप माइंड सेट क्रिएट कर रहे हो सेंट्रलाइजेशन की तरफ, और वहां पर डेमोक्रेसी की बात जो कि सवाल उठाना पूछती है, जहां पे सवाल की ताकत है डेमोक्रेसी की, तो ये आपस में दोनों बड़े विरोधाभासी चीजें हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ भी हो रहा है, भले नाटक भी हो रहा है, एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ी तसल्ली हो जा रही है, लेकिन ये है सब स्टॉप गेट अरेंजमेंट और पार्टी के थोड़ी सी उछल बदल और जो आपकी आलोचना है उसको बंद करने का प्रयास। ठीक बात है। एक अंतिम टिप्पणी प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या की। डॉक्टर अजय आर्या जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस खड़ी हो रही है,
तो क्या कांग्रेस और उसके पीछे जो क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है, मोनार्की और ये सब सारी चीज़ें, लोकतंत्र, सब किनारे रख दीजिए आप, क्या आपको 2024 में ऐसा लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो क्लीन स्वीप कर रही है 2 चुनावों से 14 और 19 में, क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ चुनौती दे पाएंगे संगठन को रिवाइव करके, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि सब नीतीश कुमार हों, सब ये दिख रहे हैं एक ही साथ आते हुए? जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा, आप बहुत बारीकी से अगर गौर करिए तो कांग्रेस ने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये कश्मीर तक जा रही है, सीधी लाइन बनाती हुई। अगर कांग्रेस के मन में ये होता कि हमको बड़े राज्य, हिंदी भाषी राज्य या इम्पैक्टफुल राज्य, तो प्रियंका गांधी जी जहां पे महासचिव बना के भेजी गई वहां से वो शुरू करती। लेकिन उस कांग्रेस को ये अच्छी तरीके से पता था और पता है भी कि अगर ये पॉलिटिकल शो जो है, हमारा यात्रा जो है, अगर जरा सी भी कमजोर पड़ी तो पूरे भारत में ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पूरे भारत में कमजोर हो गई। इसलिए कांग्रेस ने दक्षिण का अपना वो किला चुना, केरल जैसे राज्य को चुना, दक्षिण भारत को चुना, इस पे चुना कि मजबूत को और पक्का करो, कमजोर को इंस्पायर करो। कमजोर मतलब उत्तर प्रदेश और भी जो हिंदी भाषी बेल्ट है, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, अगर इसमें संसाधन भी कम लगेगा और पब्लिक शो ऑफ भी अच्छा जाएगा, मीडिया में बाइट भी अच्छी जाएगी और वो दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में छत्रप हो सकता है कि आप बिहार के छत्रप हो सकता है आप झारखंड में हो सकता है आप बंगाल में हो, लेकिन पैन इंडिया पूरे भारत में हम हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे झंडे तले 150 दिन 140 दिन इतनी संख्या में लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं और कमोवेश हो भी वैसा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट, रोज आकर उसका खंडन करना, उसमें कमियां निकालना, उसमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इसका मैसेज, मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं विश्वविद्यालय में भी देख पा रहा हूं कि कांग्रेस चर्चा में आई तो और दूसरे को स्पेस नहीं लेने दे रही है। दूसरी तरफ इन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया राजस्थान अध्यक्ष का, इसका उसका, तो मीडिया को घेर रखा है कि हम पे ही सेंटर करिए, हमें ही दिखाइए, जो दिखेगा वही सिक्का चलेगा। ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट फ्री का मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को कि देखिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस में अंतरकले, कोई अंतरकले नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी तय है, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी तय है। ये मुझे संभवतः एक नूरा कश्ती दिखती है, कश्ती दिखती है और कुछ नहीं। एक स्पेस पाने की होड़ में कांग्रेस अपने आप को आगे कर ले जा पा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शशांक यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन करोड़ों दर्शकों का भी शुक्रिया जो मंथन को देखते हैं, जो के न्यूज़ को देखते हैं। बहुत बहुत आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि आप बहुत तल्लीनता से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। अब चलते चलते में हम बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। आज 22वां दिन था भारत जोड़ो यात्रा का और यात्रा में जिस तरीके से लोग राहुल गांधी से और ख़ास तौर पर युवा, बच्चे, बच्चियाँ, महिलाएं किस आत्मीयता से, बेसब्री से, भावुकता से राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, वो अद्भुत है। बच्चे, बूढ़े, जो भी सभी वर्गों के लोग किस तरीके से आ रहे हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देखेंगे किस तरीके का क्रेज़ है। छोटी बच्चियां, युवतियां, महिलाएं, एक क्रेज है राहुल गांधी से मिलने का। और राहुल गांधी तमाम खतरों को मोल लेकर, ये भूलना नहीं होगा कि उनके पिता राजीव गांधी भी इसी तरीके से लोगों के करीब जाने में, लोगों को गले लगाने में एक आतंकवादी घटना का शिकार हुए थे। राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों को गले लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, खतरा मोल लेकर उन लोगों को प्रेम बांट रहे हैं, ये तस्वीर देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।